तो चलिए हम लास्ट लेक्चर का जो होमवर्क था उस होमवर्क को यहाँ डिस्कस कर लें। बिगिनर बॉक्स सेकंड ट्रिग्नोमेट्री, ये डाउट आपसे कहा गया था। सेकंड का 6 ये पवन कह रहे हैं। वेदिका को कोई डाउट नहीं है, भारती को कोई डाउट नहीं है, मनीष को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो पवन सेकंड का 6 वाला क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन सेकंड है और सेकंड का अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूं तो ये है। ठीक है, मतलब कोसेक -90 की वैल्यू चाहिए आपको, कोसेक -90 की। तो -90 का मतलब क्या है? माइनस थीटा यानी चौथा चतुर्थांश, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ये तो कोसेक है, तो डेफिनेटली ये माइनस कोसेक 90 हो जाएगा बच्चों। और कोसेक 90 की वैल्यू कितनी होती है? तो कोसेक 90 की वैल्यू सबको मालूम है, साइन 91 का उल्टा कर दें तो 1। कितना उत्तर आ रहा है सेकंड का 6? बताओ बेटा, ये समझ में आ गया क्या आपके? हाँ मनीष, -1 है। पवन समझ में आ गया बेटा? चलिए, और कोई डाउट था क्या इसमें? और कोई डाउट था क्या इसमें? नहीं है, चलिए क्लियर, ओके। चलिए, तो ये माने कि लास्ट लेक्चर में जो असाइनमेंट था वो आपने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे पढ़ते हैं। आज एक नया टॉपिक हमारे पास है जो बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो टॉपिक है हमारे पास वेक्टर, जिसे आप सदिश कह सकते हैं, वेक्टर, या जिसे सदिश कहा जाता है। देखिए, इसे कहते हैं वेक्टर या सदिश। देखिए, जितनी भी भौतिक राशियां हैं फिजिक्स में, अच्छा भौतिक राशि किसे कहते हैं बताइए भी? फिजिकल क्वांटिटी किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे कि ऐसी टर्म जिनकी मदद से फिजिक्स के नियम समझे जाते हैं, है ना, जिन्हें नापा जा सकता है। यस, बिल्कुल बिल्कुल, विच कैन बी मेजर्ड। मनीष सही है बेटा, जिसे नापा जा सकता है। लक्षद्वीप भी कह रहे हैं विच कैन बी मेजर्ड, यस। तो उन्हें कहते हैं भौतिक राशियां। तो जो भौतिक राशियां हैं, फिजिकल क्वांटिटी जिसे कहा जा रहा है, फिजिकल क्वांटिटी, या जिसे कहते हैं भौतिक राशि, इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बच्चों। ये देखिए, एक तो आपने पहले इसको कैटेगराइज किया था फंडामेंटल और डेराइव्ड के रूप में, मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि के रूप में। पर इस बार हम इसको मतलब डिवाइड कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं सदिश और अदिश के रूप में। सदिश राशि और अदिश राशि के रूप में। मतलब इसे आप कह सकते हैं वेक्टर और स्केलर। मतलब जितनी भी चीजें आप पढ़ते हैं ना, जैसे दूरी पढ़ते हैं, विस्थापन पढ़ते हैं, या आप स्पीड पढ़ते हैं, असलरेशन पढ़ते हैं, त्वरण जिसे कहा जाता है, बल जिसे कहते हैं, ऐसी बहुत सारी भौतिक राशियां 11वीं और फिर बहुत सारी 12वीं में भी हैं। तो वो सारी जितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं।
एक पार्ट है ऐसी भौतिक राशियां जिनके पास मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड जिसे मान कह सकते हैं, मापांक कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड यानी मान, वैल्यू, प्लस जिनके पास डायरेक्शन हो, दिशा हो, और एक और कंडीशन जो मतलब मैग्नीट्यूड मापांक और जो फॉलो करे, फॉलो दी लॉज ऑफ वेक्टर, मतलब जो सदिश नियम का पालन करे, सदिश नियम का पालन करे। ये तीन गुण होना चाहिए। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। अदिश में केवल मान होता है, केवल मान, मतलब दिशा नहीं हो, और दिशा नहीं है तो सदिश के नियम जो है उसको पालन करने की भी बाध्यता नहीं है। वैसे एक और कैटेगरी होती है जिसे प्रदिश कहा जाता है, वो अलग से नोट करा के लिखाएंगे। मेनली ये दो हैं कैटेगरी। अब इसमें उदाहरण लिख लेते हैं हम। जैसे सदिश में उदाहरण आता है डिस्प्लेसमेंट, जिसे आप विस्थापन कहते हैं, वेग या वेलोसिटी कहते हैं, त्वरण असलरेशन कहते हैं, ये असलरेशन है, ये वेलोसिटी है, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, बल यानी फोर्स, संवेग, ऐसी बहुत सारी राशियां हैं। संवेग यानी मोमेंटम, और ऐसी बहुत सारी राशियां हैं जिनके पास केवल मान होता है, जैसे दूरी, जिसे डिस्टेंस कहा जाता है ना, कार्य, वर्क जिसे कहते हैं आप, शक्ति, पावर जिसे कहते हैं, ऐसी बहुत सारी राशियां हैं जिनके पास केवल मान होता है। तो ये दो कैटेगरी हैं। मैं अब इनको एक्सप्लेन करता हूं, पहले इतना नोट कर लें आप। नोट कर लें तो फिर मुझे बताएं। चलिए ठीक है, सबने नोट कर लिया क्या बच्चों? सभी बच्चे नोट कर लें। कुछ बच्चों के मैसेज आ गए हैं। वेदिका, भरत, लक्षदीप, भारती, अनुराग, मनीष। चतुर, आपका कोई मैसेज नहीं आया? अनुराग, अनुराग ने किया है, ठीक है ठीक। हो गया सर। ठीक ठीक, ओके। चलिए अपन आगे बढ़े। यहां पर ये तीन कंडीशंस क्या केवल मान और दिशा भर से सदिश नहीं हो सकेगा क्या? तो इसका एक उदाहरण है हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट। ये देखिए, जो इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा जिसे कहा जाता है, धारा, इसके पास मान होता है प्लस दिशा, दोनों होते हैं, दोनों चीजें होती हैं, फिर भी यह अदिश राशि है।
परंतु फिर भी यह अदिश राशि है। कारण क्या है जरा देखिए, क्योंकि यह सदिश नियम का पालन नहीं करती। इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या है बेसिकली? इलेक्ट्रिक करंट है बच्चों, ये बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक वायर है जहां से करंट आया 2 एम्पियर, यहां से करंट आया 1.5 एम्पियर, ठीक है। और यहां करंट कितना जाएगा सबको मालूम है, 2 और 1.5, यानी 3.5 एम्पियर करंट इधर जाएगा, सबको मालूम है। अब यहां पर देखो जरा, इसके पास मैग्नीट्यूड दिख रहा है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर ये मैग्नीट्यूड है, मापांक जिसे कह रहे हैं, मान जिसे कह रहे हैं। और एरो से डायरेक्शन भी नजर आ रही है, दिशा भी बच्चों आपको नजर आ रही है, ठीक है। पर दोनों चीजें होते हुए भी इसको अदिश कहा जाता है। कारण यह है कि अगर ये दोनों तार, इनके बीच का कोण अगर आप बदलें, थीटा बदलें, मतलब ये तार 2 एम्पियर करंट लेकर आ रहा है, ये इधर से आ रहा है 1.5 एम्पियर, ये 2 एम्पियर 1.5 एम्पियर, तो इधर जाने वाला जो करंट है वो 3.5 ही रहा, क्योंकि आप कह रहे हैं आने वाले करंट का योग जो है वो इधर 3.5 के तुल्य है। मतलब यहां दोनों के बीच के कोण पर निर्भर नहीं करता। पर आप आगे पढ़ेंगे कि जैसे अगर मान लीजिए एक बक्से पर 2 बल लगाए आपने, 2 न्यूटन और 3 न्यूटन, 2 न्यूटन और 3 न्यूटन, आप पाएंगे कि इस पर जो प्रभाव आएगा, जो इफेक्टिव फोर्स लगेगा, प्रभावी बल, वो 5 का लग रहा है। पर यदि आपने एक बल इधर से लगाया और एक बल इधर से लगाया, 2 बल लगा दिए, देखिए जरा, एक लगा दिया 2 न्यूटन, एक 3 न्यूटन, तो इस पे जो इफेक्ट आएगा क्या अब भी 5 का आएगा? एक व्यक्ति 2 न्यूटन के बल से इधर से धका रहा है, 3 से उधर, तो जो प्रभाव आएगा, इफेक्ट आएगा, वो कितने का आ रहा है? ये इफेक्ट आ रहा है 1 का। जबकि यहां ऐसा नहीं हो रहा, कोण बदलने पर परिणामी पर असर नहीं पड़ रहा। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसके पास मान भी है, दिशा है, बावजूद इसके इसको अदिश कहते हैं, क्योंकि ये सदिश के नियम का पालन नहीं कर रही। यहां सदिश का नियम लग रहा है कि इस एक ही दिशा में तो जुड़ेगा, विपरीत दिशा में तो घटेगा, वो नियम अपन पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है। परंतु आप ऐसा समझ लें कि ये अदिश राशि है। कारण ये है कि ये वेक्टर के जो लॉज हैं उनको फॉलो नहीं करता। कौन? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ये नोट कर लें, एक्सप्लेनेशन जल्दी से। ओके, ठीक है, सभी ने नोट कर लिया है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। सदिश या वेक्टर जो है
इसका प्रेजेंटेशन कैसे हो। प्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, मतलब सदिश को आप कैसे व्यक्त करें। तो यदि जैसे मान लीजिए आप दिशा का निर्धारण कर लेते हैं, तो यहां पर ये देखिए, ये जो तीर का चिन्ह दिख रहा है, तीर दिख रहा है, ये जो एरो है, ये जो तीर है, इस तीर की लंबाई, जिसको आप एरो लेंथ कह सकते हैं, एरो लेंथ, ये मैग्नीट्यूड को बताएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड को, मापांक को, मान को। और जो तीर की जो दिशा है, उसे हम सदिश की दिशा कहेंगे। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर कहें। और स्केल ले लें इसे रिप्रेजेंट करने के लिए। जो तीर की लंबाई है, मैग्नीट्यूड जिसे कह रहे हैं, कोई स्केल लेकर बनाएं। कोई स्केल लेकर बनाए मतलब जैसे उदाहरण के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए ये है आपका पूर्व, ये है पश्चिम, इधर पश्चिम, ये उत्तर यानी नॉर्थ, पूर्व यानी ईस्ट, ये वेस्ट, और ये साउथ, दक्षिण। ठीक है, अगर मैंने कहा 25 न्यूटन का बल यानी फोर्स पूर्व की ओर, अब इसे कॉपी में बनाना है, पूर्व दिशा की ओर 25 न्यूटन का बल। अब इसे मैं कैसे बताऊंगा, तो मैं यहां स्केल ले लेता हूं, देखिए जरा लिख लेता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने लिया 5 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, तो अंदाजा लगा सकते हैं आप, कैलकुलेट कर सकते हैं आप कि 25 न्यूटन 5 सेंटीमीटर लंबाई का होना चाहिए। और दिशा के हिसाब से पूर्व इधर है, तो मैं यहां पर एक लंबाई 5 सेंटीमीटर लेंथ लूंगा। ये लेंथ कितनी लेना है मुझे, 5 सेंटीमीटर। क्योंकि मुझे मालूम है कि 1 सेंटीमीटर 5 न्यूटन, तो 5 सेंटीमीटर अपने आप 25 हो गया। और दिशा किधर लेनी है, पूर्व की ओर, और पूर्व मैंने इधर लिया है। जैसे अगर आपसे कहा जाए मान लीजिए कि 10 मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी है, वेग है, ये दक्षिण की ओर है, दक्षिण की ओर यानी साउथ की तरफ। इसे रिप्रेजेंट करना है आपको। मैं मान लेता हूं स्केल कि जो 2 मीटर प्रति सेकंड है वो 1 सेंटीमीटर लंबाई से बताया जाए। तब देखिए जरा, दक्षिण मतलब नीचे की तरफ, मान लीजिए ये लंबाई जो है वो है, कितनी लंबाई है, 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर लंबाई, सॉरी 1 सेंटीमीटर जो है 2 है, तो 10 के लिए कितनी लंबाई लेनी पड़ेगी, 5। ये लंबाई मैंने ले ली 5 सेंटीमीटर। या एक काम करो, दोनों जगह 5 दिख रहा है तो बच्चे ये ना समझे कि हमेशा 5 ही लेना है, तो अपन स्केल थोड़ा सा बदल लेते हैं।
2 मीटर पर सेकेंड जो है 0.5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, 0.5। ठीक है, तो बताइए, जबकि जमा लेते हैं यहां पर कि 0.5 सेंटीमीटर, ये 2 मीटर पर सेकेंड है, तो 10 मीटर पर सेकेंड कितना होगा? या आपकी प्रैक्टिस ऐसी ना होकर अगर ऐसी है, ये देखिए, 2 मीटर पर सेकेंड, ये 0.5, तो 10 कितना, तो ये आ गया 0.5/2 इंटू 10, यानी 2.5 आ जाएगा। तो ये लंबाई 2.5 सेंटीमीटर, निश्चित रूप से 10, और एरो किधर है? दक्षिण यानी नीचे की तरफ। बताइए बेटा, ये प्रेजेंटेशन आपके समझ में आ गया कि आप इस तरह तीर के चिन्ह से तीर की लंबाई से बताएंगे? ठीक है, ओके, नोट कर लिया आप लोगों ने? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब इसको बताते कैसे हैं, जरा देखिए, जरा इसके लिए सिंबल क्या यूज किया जाता है? सदिश के लिए, वेक्टर के लिए सिंबल, symbol used for वेक्टर, सदिश के लिए उपयोग किया जाने वाला चिन्ह, सिंबल। जैसे अगर मान लीजिए आपको बताना है कि जो बल है 10 न्यूटन, ठीक है, इसे रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने लिखा जैसे मान लीजिए एफ, ये एफ हो गया, इसके ऊपर एरो लगा दूंगा। ये जो तीर का चिन्ह लगा हुआ है इसके ऊपर, ये बता रहा है कि ये सदिश राशि है, ये वेक्टर है, सदिश है। ठीक है, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये और जल्दबाजी में हम ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी एफ के ऊपर ऐसा लगा दें, पर तीर का चिन्ह लगता है, किताबों में कई बार वो बार लगा हुआ नजर आता है, इसका मतलब यह है कि उन्होंने जल्दबाजी में ऐसा किया है। दोनों चीजें जो है वो मान्य है, कोई इसमें परेशानी नहीं है। ठीक है, तो सदिश के लिए आप इस तरह से किसी भी, जैसे वेलोसिटी की बात करें कि वेलोसिटी v, यहां लिख दिया 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ओरिजिन, मूल बिंदु की ओर निर्देशित सदिश है ये, 20 मीटर पर सेकेंड मूल बिंदु की ओर। तो ये v के ऊपर एरो, इस तरह से सदिश को या वेक्टर को आपको बताना है। ठीक है, तो सिंबल इस तरह से आपको यूज करना है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब वेक्टर के प्रकार पर चर्चा कर लेते हैं कि वेक्टर कितने प्रकार का है। टाइप्स ऑफ वेक्टर, सदिश के प्रकार, तो यूं देखेंगे आप बहुत सारे प्रकार के होते हैं सदिश भाई। मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, बहुत सारे हैं, पर जो काम के हैं हमारे, उसमें शुरुआत करें कि एक तो पैरेलल वेक्टर, समांतर सदिश कहेंगे इसे हम। पैरेलल वेक्टर या समांतर सदिश। फिर आता है आपके पास इक्वल वेक्टर, यानी समान सदिश, दोनों में अंतर है। फिर आता है निगेटिव वेक्टर, जिसे ऋणात्मक सदिश कहते हैं।
ऋणात्मक सदिश या निगेटिव वेक्टर। बहुत सारे प्रकार है बेटा, है ना, पर उसमें से जो खास खास जो अपने उपयोगी हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं अपन। फिर इक्वल वेक्टर, निगेटिव वेक्टर, पैरेलल वेक्टर के बाद नल वेक्टर या जीरो वेक्टर भी कहते हैं। हिंदी में अगर कहें तो शून्य सदिश कहा जाएगा। ठीक है, और प्रकार देखते हैं, ये सब अपनों को एक्सप्लेन करना है। ये भी काम आता है कोई इनिशियल वेक्टर, सह प्रारंभिक कहते हैं, सह प्रारंभिक सदिश। फिर एक आता है यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश कहा जाता है इसे। देखिए, मूलतः ये वाले जो सदिश हैं ये काम आते हैं आपके, और भी कई प्रकार के वेक्टर हैं। ठीक है, तो वो तो आप मैथ्स में डिटेल में पढ़ेंगे ही। अब एक एक करके अपन समझना प्रारंभ करते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहला है पैरेलल वेक्टर। ये नाम लिख लो जरा जल्दी से। नोट्स बराबर बनाने हैं बेटा आप लोगों को, है ना। मैं आपकी कॉपी तो नहीं देख पा रहा हूं, पर ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप कॉपी में नोट्स बिल्कुल समय पर और सही सही बनाते जाएं। पीडीएफ ग्रुप पर शेयर करते हैं वो एक अलग कहानी है ना। वो तो आपके पास इतना ज्यादा लोड हो जाएगा कि उसको डिलीट करना पड़ेगा। इसलिए कॉपी में बराबर नोट्स हों, यही काम आपको करना बेटा। आज जो लिख रहे हैं आप, इसका उपयोग 2 साल बाद होगा, तो 2 साल तक आपको ये नोट्स संभाल के रखने हैं, और प्रॉपर बने हुए नोट्स ही पढ़ने में आपको मजा आएगा, है ना। तो नोट्स बिल्कुल बराबर बनने चाहिए। ऐसा वीडियो देख रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं, ये काम नहीं होना चाहिए बच्चों। बिल्कुल सीरियसली पढ़ना है, लक्ष्य अपना बड़ा है, कठिन नहीं, लक्ष्य बड़ा है। थोड़े से चीजों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से सफलता अपने हाथ आएगी, अच्छी रैंक के साथ। ठीक है, चलिए, अभी तो आपको जितना बताया जा रहा है उतना उतना समझते जाएं। धीरे धीरे लेवल अपने आप जेई लेवल हो जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप जेई के जो प्रश्न है, आईआईटी जेई वाले प्रश्न आप आराम से करने लग जाएंगे, है ना। तो इस बात का ध्यान रखें आप सभी बच्चे। चलिए, एक एक करके लेते हैं हम। पहला है पैरेलल वेक्टर, जिसे कहते हैं समांतर सदिश। लिखो जरा, मैं डिक्टेट करा देता हूं बेटा आपको ये। पैरेलल वेक्टर यानी समांतर सदिश। लिखिए, दो या अधिक सदिश, हिंदी में लिखवा रहा हूं पहले, दो या अधिक सदिश जिनकी दिशाएं समान होती हैं, जिनकी दिशाएं समान होती हैं, उन्हें समांतर सदिश कहा जाता है। उन्हें समांतर सदिश कहा जाता है। इंग्लिश में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, when the direction of two or more vectors, if the direction, if the directions of two or more vectors are same,
आर सेम, then they are called they are called parallel vector. They are called parallel vector. इन्हें कहते हैं हम समांतर सदिश, है ना बेटा। तो बहुत आसान है, आप ऐसी दो सदिश बना लीजिए। ये देखिए जरा, जैसे मान लीजिए मैंने एक सदिश ये लिया, एक सदिश ये लिया, यहां पर दोनों सदिश जो हैं समांतर दिख रहे हैं ना लगभग। या फिर से बना लेता हूं, रुको जरा। इसमें आप देखिए दोनों की दिशाएं समान हैं। ये सदिश ए है आपका, और जो दूसरा सदिश है ये सदिश बी है आपका। दोनों की दिशाएं समान हैं, तो आप कहेंगे सदिश ए समांतर सदिश बी। समांतर, यहां इंपॉर्टेंट यह है कि इनके मापांक समान नहीं है। इनके मापांक यानी वैल्यू, मैग्नीट्यूड समान नहीं है। अब देखो ध्यान से बेटा, जैसे सदिश ए है, तो सदिश ए के आगे मैं दो ऐसी पैरेलल लाइन बना लेता हूं, इसको कहते हैं मॉड। इसको क्या पढ़ते हैं? मॉड्यूलस, है ना। मॉड्यूलस, मैग्नीट्यूड कहते हैं इसको, मापांक। तो ए का मॉड्यूलस ये बी के मॉड्यूलस के बराबर, यहां क्या आना चाहिए? बराबर नहीं है। mod of A is not equals to mod of B, but their directions are same. उनकी दिशाएं समान हैं, परंतु मान अलग अलग हैं। इसलिए इन्हें कौन सा सदिश कह रहे हैं हम? समांतर, पैरेलल कह रहे हैं। यही एंटी पैरेलल भी लिखा जा सकता है कि अगर मान लीजिए एक सदिश और ये दूसरा सदिश, ये दोनों जो हैं, आप देखिए अगर ये इस तरह से हैं, ये कौन से हैं? पैरेलल हैं या नहीं? बिल्कुल है पैरेलल। पर यदि मान लीजिए मैंने एक सदिश दूसरे सदिश से ऐसा बना दिया, तो ये कहलाएंगे एंटी पैरेलल। यह वेक्टर ए और वेक्टर बी, यहां पर हम कह रहे हैं कि इनकी दिशाएं कैसी हैं? एक दूसरे के समांतर है, प्रति समानांतर, मैग्नीट्यूड अलग अलग है। इन्हें कहा जाएगा एंटी पैरेलल वेक्टर। पैरेलल भी कह सकते हैं, ठीक है। इन्हें समांतर भी कहा जाता है, एंटी पैरेलल यानी प्रति समांतर। सदिश भी कहा जाता है, ठीक है। एंटी पैरेलल, पैरेलल भी कहते हैं बच्चों, दिशाएं विपरीत हैं तब भी पैरेलल कहा जाता है। पर एंटी पैरेलल से सारी चीजें क्लियर होती हैं, इसलिए एंटी पैरेलल भी जो है किताबें ऐसा लिखती हैं। तो ये आपका कौन सा वेक्टर हो गया? पैरेलल वेक्टर, जिसे कह रहे हैं समांतर सदिश। नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए, अगला सदिश क्या था बच्चों? सदिश के प्रकार में अगला था इक्वल वेक्टर, है ना। तो चलिए इक्वल वेक्टर पर चर्चा करते हैं हम। अब आ जाते हैं हम इक्वल वेक्टर। हिंदी में कहेंगे समान सदिश। ठीक है, देखिए जरा, मैं लिख रहा हूं डायरेक्शन ऑफ
वेक्टर ए, DIRN, ये डायरेक्शन को लिखा है बेटा, ऑफ वेक्टर ए, सदिश ए की दिशा बराबर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, सदिश बी की दिशा। साथ में मैंने लिखा एंड, ये क्या लिखा है बेटा बताओ? दो पैरेलल लाइन यानी मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए मतलब ए का मापांक है ना, ये बराबर है बी के मापांक के, मतलब दोनों के मान समान और दिशाएं भी समान, तो इन्हें कहेंगे हम कौन सा सदिश? इक्वल वेक्टर, समान सदिश। लिखिए जरा, इंपॉर्टेंट है, स्कूल लेवल के एग्जाम में आपको ये काम आएगा। लिखिए, हिंदी में लिखें, दो सदिश जिनके मान व दिशाएं समान हो, दो सदिश जिनके मान और दिशाएं समान हो, उन्हें समान सदिश कहा जाता है, उन्हें समान सदिश कहा जाता है। अंग्रेजी में लिख लें, if the direction and magnitudes, if the directions and magnitudes of two vectors are equal, directions and magnitudes of two vectors are equal, then they are said to be, then they are said to be an equal vector, then they are said to be an equal vector। हाँ हरिओम, आपका कहना सही है, एंटी पैरेलल को विपरीत सदिश कह सकते हैं, बिल्कुल बेटा। हरिओम का कहना है कि जो एंटी पैरेलल यानी प्रति समानांतर लिखा है, इसे हम विपरीत सदिश कह सकते हैं हिंदी में, है ना, विपरीत कह सकते हैं। विपरीत यानी दिशाएं उल्टी हैं, अपोजिट हैं। हाँ, अब देखिए जरा, ये इक्वल वेक्टर या समान सदिश जिसे कहा जा रहा है, जैसे आपके पास ये वेक्टर और ये वेक्टर, अगर ये दोनों सदिश जो हैं इनकी दिशाएं समान और वैल्यू भी सेम हो, जैसे ये 5 सेंटीमीटर लंबाई से बताया तो ये भी 5 सेंटीमीटर लंबाई से बताया, तो ये वेक्टर ए और ये दूसरा वेक्टर जो है बी, दोनों की दिशाएं समान, दोनों की वैल्यू एक जैसी है, तो इनको क्या कहा जाएगा? वेक्टर ए। अगर ये दोनों ऐसे, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी, अगर ऐसा लिखा हुआ मिले तो समझ लेना कि दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की दिशाएं समान है, दोनों के मान और दिशाएं समान हैं, ऐसा कहा जाएगा। ठीक है, नोट कर लिया आपने? चलिए, अगला सदिश क्या है? हमने लिखा था इसके बाद, इक्वल वेक्टर के बाद निगेटिव वेक्टर। तो चलिए अगला सदिश लेते हैं हम, निगेटिव यानी ऋणात्मक सदिश।
निगेटिव यानी ऋणात्मक, निगेटिव वेक्टर, ऋणात्मक सदिश या निगेटिव वेक्टर। तो क्या होना चाहिए बेटा? अगर मान लीजिए कि डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, यदि दोनों सदिशों की दिशाएं विपरीत हों, और विपरीत दिशा मतलब विपरीत सदिश हो गए, एंटी पैरेलल, प्रति समानांतर, और ऋणात्मक है तो उनके मैग्नीट्यूड बराबर हों, मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी, दोनों सदिशों के मापांक समान और दिशाएं विपरीत, तो इन्हें कहेंगे ऋणात्मक यानी निगेटिव वेक्टर। अगर ये दोनों कंडीशन है तब आप कहेंगे कि सदिश ए इज माइनस टाइम वेक्टर बी। लिख लीजिए इसे। यदि दो समान मान के सदिशों, यदि दो समान मान के सदिशों यदि दो समान मान के सदिशों की दिशाएं विपरीत हों, की दिशाएं विपरीत हों, तब उन्हें ऋणात्मक सदिश, तब उन्हें ऋणात्मक सदिश कहा जाता है। इंग्लिश में लिख लें। When the direction of two equal magnitude vectors, when the direction of two equal magnitude vectors are opposite, then they are called, negative vector, then they are called negative vector। अच्छा ध्यान देना बेटा, अगर मैंने वेक्टर ए इज इक्वल्स टू माइनस बी लिखा है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू बी वेक्टर, एक ही बात है ना। तो दो सदिश आप ले लें, जैसे आपके पास ये दो वेक्टर हैं और ये दो वेक्टर एक दूसरे के मैग्नीट्यूड इनके सेम हैं, परंतु जो दिशाएं हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं। ये देखिए, तब आप कहेंगे कि ये दोनों वेक्टर जो हैं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी। इसको ऐसा भी एक्सप्लेन करते हैं हम, कैसे जरा देखिए। जैसे मैं इसको उठाकर यहां बनाता हूं, मान लीजिए कि मैंने वेक्टर ए बनाया, अगर मैं इस बी की दिशा पलटा दूं, ये जो बी इधर है इसकी दिशा ऋणात्मक कर दूं, यानी ये जो बी है इसकी दिशा यदि मैं पलटा दूं तो बी क्या बन जाएगा? माइनस बी। अब आप देखिए जरा, अब ये दो वेक्टर क्या हो गए? दोनों के मापांक बराबर है, मान बराबर है, वैल्यू बराबर है और दोनों की दिशाएं समान है, तो ये दोनों इक्वल वेक्टर हो गए। कौन दो इक्वल हो गए? वेक्टर ए और माइनस बी वेक्टर। तो वेक्टर ए और माइनस बी वेक्टर इक्वल हो गए। अरे कुछ लॉजिक समझ में आया क्या? सिर्फ बोलने का अंदाज बदल गया, बाकी कहानी वही है। चलिए ठीक है। ओके, अगला जो वेक्टर है वो है हमारे पास नल या जीरो वेक्टर। देखें जरा,
नल या जीरो वेक्टर, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, इसको शून्य सदिश कह सकते हैं। ठीक है, लिखिए जरा इसकी डेफिनेशन। ये वैसे डेफिनेशन में ही ज्यादा काम आता है, इसका उपयोग ऐसे बहुत ज्यादा नहीं है बच्चों, है ना, पर डेफिनेशन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिए, if the magnitude of a vector becomes zero, if the magnitude of a vector becomes zero, यदि किसी सदिश का मान शून्य हो जाता है, यदि किसी सदिश का मान शून्य हो जाता है, और या और if the starting and end point, if the starting and पहला वाला एंड ए एन डी एंड पॉइंट ई एन डी वाला एंड पॉइंट ऑफ ए वेक्टर आर सेम, ऑफ ए वेक्टर आर सेम, यदि किसी सदिश का प्रारंभिक, यदि किसी सदिश का प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु समान है, किसी सदिश का प्रारंभिक व अंतिम बिंदु समान है, then these vectors, then this vector is called null vector, then this vector is called, या such vector is called null और जीरो वेक्टर, तब यह सदिश शून्य सदिश कहलाएगा, तब यह सदिश शून्य सदिश कहलाएगा। दोनों डेफिनेशन, एक तो कह रहा है कि मैग्नीट्यूड समान हो, चलिए ठीक है, तो ठीक है, मान समान है, और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु क्या हो गए, एक ही पॉइंट पर आ गए। देखिए जरा, जैसे अगर मान लीजिए ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर है ओ ए, आप ओ से चलकर ए पर पहुंचे, और अगर मान लीजिए आप पुनः ए से चलकर ओ पर आ गए, आप ए से चलकर कहां पर आ गए, ओ पे, फिर से लौट आए, तो आप जहां से चले थे, ओ से चले थे और पुनः ओ पर आ गए, मतलब मैं ओ से ए पर गया, फिर ए से ओ पर आ गया, तो मैं ओ से ए पर गया और फिर ए से ओ पर आ गया, तो क्या होगा भाई, यहां पर जहां से चले थे प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समान हो गए, मतलब ये प्रारंभिक बिंदु और यही अंतिम बिंदु, तो यहां पर ओ ए प्लस ए ओ, जरा देखिए जरा, ओ ए, मैं ए ओ को क्या लिख सकता हूं, क्या माइनस ओ ए लिख सकता हूं, जरा ध्यान से देखो, अब समझ में आना बंद हो गया होगा आपके, ए ओ को माइनस ओ ए लिखा, क्या ये समझ में आया है आपके, बताओ बेटा, नहीं आया, आ गया है, ठीक है, तो अब देखो जरा, ओ ए में माइनस ओ ए अगर जोड़ेंगे, किसी वेक्टर में उसके ऋणात्मक सदिश को जोड़ेंगे,
तो वो प्रारंभिक बिंदु पर आ जाएगा, तो इसको कहते हैं नल वेक्टर। और किससे बताया है? जीरो के ऊपर बार लगाकर, ये ऐसा, ये नल वेक्टर। अब अगर मान लीजिए आप नल वेक्टर की बात करते हैं, तो नल वेक्टर या जीरो वेक्टर का मापांक कितना होगा? जीरो। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही आ गए। वैसे इसका यूज होता नहीं, केवल डेफिनेशन में ही काम आता है, आपने नोट कर ही लिया है। चलिए आगे बढ़े अपन। नल वेक्टर के बाद को इनिशियल वेक्टर, सह प्रारंभिक सदिश। अगला जो वेक्टर है वो कौन सा है? को इनिशियल वेक्टर, इसे कहते हैं सह प्रारंभिक। देखिए, यूं तो बहुत सारे सदिश हैं, पर जो काम के हैं फिजिक्स में, केवल अपन उन पर चर्चा कर रहे हैं, है ना। और जितना आपके 11th क्लास में फिजिक्स में पूछा जा सकता है स्कूल एग्जाम में, केवल उन पर चर्चा कर रहे हैं। तो लिखिए डेफिनेशन, लिखिए। इफ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ vectors, if the starting point of vectors is same, यदि सदिशों का प्रारंभिक बिंदु समान है, यदि सदिशों का प्रारंभिक बिंदु समान है, तब उन्हें तब उन्हें कोइनिशियल वेक्टर या सप्रारंभिक सदिश कहते हैं। If the starting point of vectors is same, then they are called co-initial vector। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है ना। इनका सबका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है बच्चों। ये देखिए, यहीं से स्टार्ट होकर ये सदिश बन रहा है ओ ए, ये वाला बन रहा है ओ बी, ये वाला बन रहा है ओ सी, ये है ओ डी। ये सबका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, इन्हें कहते हैं को इनिशियल वेक्टर। अब इसकी उपयोगिता क्या है? तो यहां पर अगर आपसे कहा जाता है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालो, फाइंड एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स, दो वेक्टर्स हैं, तो अगर वेक्टर्स के बीच में, सदिशों के बीच का कोण निकालना है, तो आपको पहली स्टेप, ड्रॉ दी वेक्टर्स, वो जो भी वेक्टर्स हैं, एज को इनिशियल वेक्टर। नाउ चेक दी एंगल। उसके बाद आप एंगल चेक कर लीजिए। सिंपल सी मेथड है। ये आपका क्वेश्चन था और ये इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन के रूप में क्या है कि आप दोनों वेक्टर्स को किस रूप में बनाएं? सप्रारंभिक सदिश के रूप में, कोई इनिशियल वेक्टर के बीच में, और उनके बीच का एंगल, जैसे आपसे कहा जाए ओबी और ओसी के बीच का एंगल, तो ये वाला एंगल है ओ ए, सॉरी ओबी और ओसी के बीच में। जरा देखिए, जैसे अगर ये देखिए, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। बताओ एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या है?
जल्दी 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 देखो जरा। बिल्कुल। हरिओम वेदिका भरत। बाकी बच्चों के समझ में आया बेटा? हाँ, 50 क्यों? अब आपको यहाँ 130 दिख रहा है, ये दो वेक्टर्स के बीच का एंगल नहीं है। आपको उनमें कैसा वेक्टर बनाना पड़ेगा पहले? को इनिशियल सप्रारंभिक सदिश। कैसे बनेगा सप्रारंभिक सदिश? तो आप देखिए जरा, ये जो ओबी वेक्टर है, इसका इक्वल वेक्टर आप बना लें। कैसे बना सकते हैं इक्वल वेक्टर? जैसे ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर के मान के बराबर, ये देखिए, ये मैंने इसको आगे खसका दिया। किसको? वेक्टर ए को। एक मिनट, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने वेक्टर बी को आगे खसका दिया। वेक्टर बी अब भी वेक्टर बी ही है। ये देखिए, सिर्फ मैंने आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाने से ये वेक्टर बदलेगा नहीं। ना तो मैंने दिशा बदली है, ना ही मान। मान भी मैंने इतना ही रखा, दिशा भी यही रखी, तो वेक्टर बी आगे खसकाने पर वेक्टर बी ही रहा। अब इनके बीच का एंगल ये होगा बच्चों, क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। तो ए और बी के बीच का एंगल ये नहीं, यहां स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं था। एक का जो एरो का हेड और एक का एरो का टेल आ रहा था, दोनों के टेल टेल यानी दोनों की पूंछ एक ही बिंदु पर अगर है तो उन्हें कहते हैं को इनिशियल वेक्टर, सह प्रारंभिक सदिश। तो इस आधार पर ये एंगल कितना है? इट इज 50 डिग्री। क्या एंगल निकालना समझ में आ गया है? हाँ चतुर, बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है ठीक है। अब एक और सदिश हमारा बचता है, वो है यूनिट वेक्टर। इकाई सदिश कहते हैं जिसे आप। देखें जरा हम, यूनिट वेक्टर जिसे आप इकाई सदिश कहते हैं। यूनिट वेक्टर या इकाई सदिश, जैसा कि नाम बता रहा है, लिखो जरा डेफिनेशन, परिभाषा लिखिए, अंग्रेजी में लिखिए। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज वन, if the magnitude of a vector is 1, then it is called a unit vector, then it is called a unit vector। हिंदी में लिखें, जब किसी सदिश का मान एक के तुल्य होता है, जब किसी सदिश का मान एक के तुल्य होता है, तब उसे इकाई सदिश कहा जाता है। इकाई सदिश कहा जाता है। ठीक है, चलिए। मतलब जिसकी वैल्यू 1 के बराबर हो उसे कह रहे हैं इकाई सदिश। जैसे आपके पास कोई ये वेक्टर है और इस वेक्टर ए, ये वेक्टर ए, अगर इसकी वैल्यू सदिश ए का मान यदि 1 है, तब सदिश ए को इकाई सदिश कहेंगे। ठीक है, यूनिट वेक्टर कहा जाएगा बच्चों, है ना? तो आप इसे, चूंकि स्पेशल सदिश हो गया जिसका मान 1 है, इसे हम ऐसा बताते हैं, ए के ऊपर
तीर का चिन्ह ना लगाकर ऐसी टोपी पहना देते हैं, कैप, कैरेट साइन कहते हैं इसको बच्चों, ए कैप, है ना, कैरेट, कैरेट साइन कहलाता है ये, जो इस बात का प्रतीक है कि ये इकाई सदिश है। मतलब अगर कहीं किसी सदिश के ऊपर ऐसा चिन्ह लगा हो तो ये इकाई सदिश है, इसका मापांक कितना होगा, 1। किसी के ऊपर भी लगा दीजिए, ये सी के ऊपर कैप लगा हुआ है, मतलब इसका मापांक अगर लेते हैं तो कितना आएगा, 1। इकाई सदिश का मान 1 है। अब ये बनाए कैसे, तो यदि आप किसी सदिश को उसके मापांक से भाग दे दें, ये देखिए, जैसे यहां पर आपको चाहिए ए कैप, तो सदिश ए को यदि आप उसके मान से भाग दे दें, जैसे आप 4 को 4 से भाग दे देते हैं तो मापांक कितना हो जाएगा, 1। तो सदिश को उसके मान से भाग दे दें तो उसका मान 1 के बराबर हो जाएगा। मतलब यहां पर ये डेफिनेशन है बेसिकली, यहां पर ए कैप का जो मान है, वैल्यू है 1, और दिशा यानी डायरेक्शन सदिश ए की दिशा है। इकाई सदिश, ठीक है। अब इकाई सदिश की उपयोगिता क्या है भी, जैसे अगर आपको सदिश बनाना है, 1 मिनट रुको जरा, सदिश बना ले हम। ये देखिए, अगर मुझे कोई सदिश बनाना है तो सदिश बनता है मान से और दिशा से। मान के साथ मुझे गुणा करना पड़ेगा किससे, दिशा से। तो यदि मैं मान या वैल्यू में, ये मैग्नीट्यूड है बेसिकली, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन इज इक्वल्स टू वेक्टर, ये कह रहे हैं हम। अगर आप वेक्टर बनाना चाहते हैं तो वैल्यू में दिशा कहां से लाएं, तो हम वैल्यू में मल्टीप्लाई ऐसी चीज से करना चाहते हैं जिससे मान ना बदले, मान वही रहे। तो जैसे मान मान लीजिए मैं किसी एक वैल्यू का सदिश बनाना चाहता हूं, तो उस वैल्यू को डायरेक्शन, अब डायरेक्शन कहां से लाएं, कैप से। अगर आप इकाई सदिश से गुणा कर देते हैं किसी वैल्यू को, ना इट बिकम्स अ वेक्टर ए। सदिश ए बनाना है तो उसके मान में इकाई सदिश यानी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जल्दी नोट कीजिए। सदिश बनाना है, वैल्यू इनटू यूनिट वेक्टर। कौन कम हो गया अभी इसमें से, एक आध गायब दिख रहा है, अनुराग, भरत, चतुर, भारती, लक्षदीप, मनीष, वेदिका, और कौन गायब, हरिओम दिख नहीं रहा है। पवन नजर नहीं आ रहा, पवन। हरिओम और पवन, दो बच्चे, पता नहीं कुछ नेटवर्क की दिक्कत होगी। चलिए आगे बढ़े अपन। नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। ठीक है, तो अगर, अब इसके उपयोग
की चर्चा कर लें अपन की इसका उपयोग कैसे करना है बच्चों आपको। देखिए, ये तय हुआ कि यदि आप सदिश बनाना चाहते हैं तो किसी भी मान में इकाई सदिश से गुणा कर दें, किसी भी वैल्यू में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको वेक्टर मिल जाएगा, सदिश मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तीन विशेष इकाई सदिश जो है वो आपको याद रखने हैं। ये तीन निर्देशांक अक्ष हैं। इसे आप जानते ही हैं, एक्स अक्ष ये y और इस पे लंबवत ये z। एक्स अक्ष की दिशा में जो इकाई सदिश होता है वो आई कैप, ये क्या है बेसिकली, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश है आई कैप। जे कैप ये वाई एक्सिस के अलोंग है, जे कैप वाई अक्ष की दिशा में इकाई सदिश है। के कैप ये जेड एक्सिस यानी जेड अक्ष की दिशा में इकाई सदिश है। अब इसका उपयोग यह है कि अगर मान लीजिए मैं ऐसा कहता हूं, देखिए जरा, जैसे बल F ये सदिश है 15 न्यूटन y की निगेटिव यानी ऋणात्मक दिशा में, तो मैं F वेक्टर कैसा लिखूंगा, मैं लिख दूंगा 15 और y की दिशा में तो जे कैप है, ऋणात्मक यानी निगेटिव डायरेक्शन में क्या होगा, माइनस जे कैप। ये हो जाएगा -15 जे कैप न्यूटन, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने लिखा वेग या वेलोसिटी, ये मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड है जेड की दिशा में, तो मुझे मालूम है कि वेलोसिटी अगर जेड एक्सिस के अलोंग है तो जेड की दिशा में इकाई सदिश क्या है, के कैप मीटर पर सेकेंड। ध्यान देना क्या कर रहा हूं मैं, ये 15 क्या है, मैग्नीट्यूड, और ये माइनस जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर। तो मैं मान में इकाई सदिश यानी यूनिट वेक्टर से गुणा कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और इस प्रकार से मैं सदिश का निर्माण कर रहा हूं। ठीक है, इस प्रकार से वेक्टर बन रहा है। ठीक है, अब इसमें एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट किया जाना चाहिए, वो ये है, आपने लिखा ए कैप बराबर वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मॉड। वेक्टर ए इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू ए कैप, ये तो वही बात हो गई, मापांक इंटू इकाई सदिश। पर ये दोनों ठीक है, मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय ए कैप, ऐसा मैथमेटिकली दिख रहा है कि ये ठीक दिख रहा है, ये तिर्यक गुणा या क्रॉस मल्टीप्लाई करके, पर ये जो चीज है ये वेक्टर का डिवीजन है, वेक्टर का डिवीजन अलाउड नहीं है, मतलब ये रॉन्ग है। यहां हम कहेंगे दो सदिशों का भाग परिभाषित नहीं है।
यानी डिवीजन ऑफ टू वेक्टर्स इज नॉट डिफाइंड। ये परिभाषित नहीं है बच्चों, ठीक है, डिफाइन नहीं है, इसलिए, है ना। चलिए, मैं आपको ये जल्दी से पहले नोट कर लीजिए, कल आपकी बैकअप क्लास है और कल की बैकअप क्लास में हम जो है पुराना डिफरेंशिएशन वाला पार्ट पढ़ेंगे, है ना। अरे कल बैकअप क्लास है ना बच्चों, है या नहीं? हाँ, तो कल की बैकअप क्लास में अपने को क्या पढ़ना है? अरे कल की बैकअप क्लास में हमें क्या पढ़ना है? अवकलन, है ना, बेसिक से पढ़ना है अवकलन। जल्दी से नोट करें आप। अरे नोट कर लिया आपने? यस सर। ठीक है, जरा आज की चीजों को एक बार कॉपी में से देखो बेटा, 2 मिनट का समय है, कॉपी में देखो, कहीं कोई दिक्कत आ रही है क्या अपने को? कॉपी में से देखो बेटा, जल्दी से। गुड बाय बेटा, है ना, अपना ध्यान रखिए। यस सर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है आपको?